ओके। तो मैंने बोला था हेडर गार्ड्स का यूज। तो हेडर गार्ड्स क्या है दोस्तों, इसका मेन फंक्शन बस ये है, पर्पस ये है कि प्रिवेंट is used to prevent duplicate inclusion of header files in CPP files। ठीक है, तो कैसे प्रिवेंट करना है? तो प्रॉब्लम क्या थी कि मल्टीपल क्योंकि ट्रांजिटिवली इंक्लूड हो रही थी एक हेडर फाइल्स किसी दूसरी हेडर फाइल में, और अल्टीमेटली एक सीपीपी फाइल में दोनों ही आ जा रहे थे। तो डुप्लीकेट इंक्लूजन को बचाने के लिए हम एक हेडर गार्ड का यूज करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, लेट मी शो यू इन द कोड। ओके, तो हम यहाँ थे, हमारी प्रॉब्लम थी कि बी डॉट एच दो बार इंक्लूड हो रही थी। हम इसे कैसे, तो पहले हम पुरानी स्टेट में चलते हैं। जब ए डॉट सीपीपी में डुप्लीकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी हेडर फाइल्स में एक हेडर गार्ड लगाएंगे। हेडर गार्ड क्या होता है? हेडर गार्ड एक बेसिकली एक सोल्यूशन है यूजिंग ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस टू प्रिवेंट डुप्लीकेट इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी हेडर फाइल अगर आप बना रहे हो ना, तो हमेशा उसमें हेडर गार्ड आपको लगाना है। प्री प्रोसेसिंग में वो बहुत ज़रूरी है। तो हेडर गार्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जब भी आप कोई भी हेडर फाइल लेंगे तो सबसे पहले लिखें इफ नॉट डिफाइन, और कोई ना कोई मैक्रो रखना है आपको। तो लेट से इसमें मैं एक मैक्रो लिख रहा हूँ ए एच। तो क्या करूँ, यस ए एच। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर डिफाइन नहीं है ए एच तो डिफाइन करो ए एच। और जब भी मैं इफ एंड इफ नॉट डेफ का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एंड में एंड इफ का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि एच नाम का मैक्रो अगर डिफाइन नहीं है तो उसे डिफाइन करो, और जो भी हमारी डिक्लेरेशंस थी, जो भी उसका कंटेंट था, वो यहाँ पे रहेगा। सिंपल। सेम वे बी डॉट एच में कोई दूसरा मैक्रो रखूंगा मैं। सो हैश टैग इफ नॉट डिफाइंड, लेट से बी डॉट बी एच। तो मैं बोलूंगा उसे डिफाइन करो, डिफाइन बी एच, और उसके बाद आपकी जो भी डिक्लेरेशंस, जो भी आप कंटेंट उसमें रखना चाहते हो वो रहेगा। और फाइनली आप एंड इफ से उसे खत्म करोगे। एंड इफ आपको यूज करना पड़ेगा अगर जब भी आप इफ नॉट डेफ का यूज करोगे। ये कैसे प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेट इंक्लूजन को? लेट्स सी। तो प्री प्रोसेसर स्टार्ट होगा ए डॉट सीपीपी से, क्योंकि वही कंपाइल होने जाएगी। तो सबसे पहले हैज इंक्लूड ए डॉट एच को देखा जाएगा, उसमें ए डॉट एच का सारा कंटेंट आ जाएगा। ए डॉट एच का सारा कंटेंट आ जाएगा इस तरह से। तो ए डॉट एच का सारा कंटेंट आ गया। तो प्री प्रोसेसर फिर से ऊपर से जाके चेक करेगा, देखेगा कि इफ नॉट डिफाइंड ए एच। ठीक है, अब इसके ऊपर तक तो ए एच कहीं डिफाइन नहीं था, ये पहली ही लाइन है। तो फिर सबसे पहले हम ए एच को डिफाइन करें इस जगह पे आके। प्री प्रोसेसर ने ये काम किया। उसके बाद प्री प्रोसेसर ने देखा एक इंक्लूजन है बी डॉट एच का, तो बी डॉट एच के पास जाएगा। बी डॉट एच के पास जो भी उसका कंटेंट है वो उसे इंक्लूड करा लेगा। बी डॉट एच का कंटेंट आ गया यहाँ पे, आ, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा, प्री प्रोसेसर फिर से यहाँ पे जाए। प्री प्रोसेसर कहाँ पे था? यस, लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करेगा। फिर वो देखेगा कि इफ नॉट डिफाइंड बी एच, तो वो डिफाइन करेगा बी एच, क्योंकि इसके ऊपर तक तो बी एच कहीं डिफाइन नहीं है। आप देख सकते हैं ए एच ही बस डिफाइन है। तो बी एच को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। बी एच को डिफाइन किया गया और सारा डिक्लेरेशन आ गया, और एंड इफ से प्री प्रोसेसर को पता चल गया कि ठीक है,
यहाँ तक काम खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्री प्रोसेसर का कोई काम नहीं है, कोई प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एंड इफ को फिर से मिलेगा, प्री प्रोसेसर यहाँ भी कुछ नहीं करेगा। आगे जाएंगे, हैज इंक्लूड बी डॉट एच मिला, तो बी डॉट एच में फिर से उसका कंटेंट आ जाएगा। तो जब हम उसे रिप्लेस करेंगे तो प्री प्रोसेसर यहाँ पे जाएगा, प्री प्रोसेसर देखेगा इफ नॉट डिफाइंड बी एच। तो अगर हम देखें बी एच अब ऊपर आ चुका है, बी एच तो अब ऊपर डिफाइन कर दिया गया है, तो फिर वो इस पार्ट को यहां से यहां तक को इंक्लूड नहीं करेगा। इसे कहते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन दोस्तों। तो वो कंडीशन लगा दिया आपने कि कौन सा पार्ट आपको इंक्लूड करना है, कौन सा आपको नहीं करना है। तो हम इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो उसे जाने देगा, ये पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो वो हटा देता हूं मैं। और फिर एंड इफ वाला देख के वो उससे पूरी तरह खत्म करेगा। तो ले दे के अगर मैं सारे प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स अब हटा दूं, तो आप देख सकते हैं F1 और F2 एक ही बार इंक्लूड हुए, क्योंकि कंडीशनल कंपाइलेशन लगा दी हमने। पिछली बार आपने देखा होगा कि F2 दो बार इंक्लूड हो गया था, वो इसलिए क्योंकि बी डॉट एच जो फाइल है हमारी दो बार इंक्लूड होने लगी। तो ये है दोस्तों हेडर गार्ड्स का काम। ये डुप्लीकेट इंक्लूजन्स को प्रिवेंट करता है। कैसे किया आपने, अगर आपको उसे और डिटेल में समझना है तो आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे प्रिवेंट हुआ। कुछ नहीं, मैक्रोज ने क्या किया, जब भी कोई मैक्रो पहले से ही डिफाइन होगा तो वो उस तो कंडीशनल कंपाइलेशन के हेल्प से हम दूसरे मैक्रो को जैसे ही वो डिफाइन होगा तो फिर वो अगली वाली हेडर फाइल्स को आने ही नहीं देगा, वो उनका इंक्लूजन नहीं करेगा, वो उसे कंडीशनल कंपाइलेशन की हेल्प से मूव ऑन कर देगा, वो उसे दोबारा इंक्लूड नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बच सकते हैं डुप्लीकेट इंक्लूजन से। कंडीशनल कंपाइलेशन का एक यूज और दिखा देता हूं आपको दोस्तों। सो लेट से ए डॉट एच और बी डॉट एच को मैं नहीं ले रहा, उन्हें डिलीट कर देता हूं। ए डॉट सीपीपी में मैंने वही प्रोग्राम रखा है, दो फंक्शंस का डिक्लेरेशन मात्र लिया है, डेफिनेशन नहीं है कोई भी। और मैं चाहता हूं कि मैं मेन फंक्शन को कंपाइल ही ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस लिख दूंगा हैश इफ और कर दूंगा 0 और एंड इफ से इसे एंड कर दूंगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हैश इफ के अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट कंपाइल ही नहीं होगा। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाने जाऊंगा, तो मैंने क्योंकि मेन मेन फंक्शन के पार्ट को ही आ, इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के अंदर रख दिया है, तो वो कभी कंपाइल ही नहीं होगा। अगर कंपाइल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स रन भी नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रन कराने जाऊंगा, तो देखो हमें मिलता है अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन। तो बेसिकली ऑफ कोर्स कोई भी प्रोग्राम आप बिना मेन फंक्शन के चला नहीं सकते। तो क्योंकि मैंने एक मेन फंक्शन को ही कंपाइल होने से रोक दिया है यहाँ पे, तो मेन फंक्शन की उसे डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी, और बिना मेन फंक्शन वाले प्रोग्राम को आप नहीं चला सकते सी प्लस प्लस में। तो एक डायरेक्टिव आपको ये भी मिल गया। तो अगर आपको कोई पार्ट कंपाइल नहीं कराना है तो आप इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर का सारा कंटेंट, एंड इफ और इफ के अंदर का सारा कंटेंट कंपाइल ही नहीं होगा। इसका यूज कई जगह पे हो सकता है, जैसा कि एक तो हमने हेडर गार्ड्स में देख लिया, कोई पार्ट हमको इंक्लूड ही नहीं करना है, वहां पे
हमने मैक्रो का यूज किया था, यहाँ पे हम बिना मैक्रो का यूज करके कर रहे हैं वो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री प्रोसेसिंग गाइस। प्री प्रोसेसिंग में हमने जाना कि एक डॉट सीपीपी फाइल का प्री प्रोसेसिंग होता है तो ट्रांसलेशन यूनिट बनता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो स्कैन करता है सीपीपी फाइल को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड लाइन बाय लाइन इट फाइंड्स एंड टेक एक्शन कोरिस्पॉन्डिंग टू प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। कितने डायरेक्टिव्स हैं, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप कैटेगराइज कर सकते हो इन तीन में। एक तो इंक्लूजन ऑफ फाइल्स, डेफिनेशन ऑफ मैक्रोस एंड कंडीशनल कंपशन। मैक्रोस की अगर मैं बात करूं तो मैक्रोस दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस एंड फंक्शन लाइक मैक्रोस। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस के क्या क्या काम है, या तो आप एक कांस्टेंट नेम्ड कांस्टेंट बना सकते हो, कांस्टेंट का नाम दे दोगे थ्रू मैक्रो, या तो आप कंडीशनल कंपाइलेशन में यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया थ्रू हेडर गार्ड्स। ओके। फंक्शन लाइक मैक्रो का क्या यूज है, आप लॉगिंग फंक्शंस बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है इसका लॉगिंग के लिए। और एसेट नाम का भी एक बहुत ही फेमस फंक्शन लाइक मैक्रो है, जिसका यूज होता है हमारा टेस्ट केसेस में एसर्शंस के लिए। फंक्शन लाइक मैक्रो का एक लॉग लॉग फंक्शन अगर आपको बनाना है तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये बेसिकली उस फाइल में और उस फाइल की किस लाइन में मैसेज से प्रिंट हो रहा है वो आपको दिखा देगा। और हेडर गार्ड्स हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री प्रोसेसिंग गाइस।